दोस्तों, थोड़ी लेट हो गई है। कनेक्टिविटी में कुछ देरी थी, कुछ दिक्कतें थीं। बहरहाल हम आपके सामने लाइव हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि आज आत्मनिर्भरता और स्वराज को लेकर के चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अब आत्मनिर्भर बनना है तो निश्चित तौर पर है कि हम आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी पर कैसे निर्भर करें, आत्मनिर्भर कैसे हों। इसके लिए हमने कई किताबें पढ़ी स्वराज को लेकर के और स्वराज के मॉडल को लेकर के और आत्मनिर्भरता को लेकर के, दोनों बातों को लेकर के हमने इसके तुलना हमने शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के कारण ध्वस्त भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। दरअसल यह कोई नया मंत्र नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले स्वराज की अवधारणा दी थी। फिर महात्मा गांधी, विनोबा भावे ने ग्राम स्वराज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोक स्वराज, आचार्य श्रीराम शर्मा ने ग्रामोत्थान की ओर, और आधुनिक युग में श्री अरविंद केजरीवाल ने स्वराज पुस्तक के जरिए भारत की पूरी शासन प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने विचार रखे। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इसे हम अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। बहुत दुख की बात है कि स्वराज मॉडल को हम लोग नहीं कर पाए हैं। अगर स्वराज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अपनी बात खत्म करने के बाद आपके सवालों का हम जवाब भी देंगे। देखिए, वजह साफ है कि गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज यानी भ्रष्ट नेता, ब्यूरोक्रेट्स रह गए। हमारी नीतियां बड़े उद्योगों को स्थापित करने और गांव को कमजोर करने की बनती रही है। नहीं तो क्या कारण है कि हमारे देश में मुट्ठी भर ही औद्योगिक घराने पल्वित और पुष्पित होते रहे, जबकि लघु और कुटीर उद्योगों को ध्वस्त कर दिया गया। नतीजा गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ा। आप देख रहे हैं कि बिहार से करीब 3 से 4 करोड़ लोग बाहर हैं, पलायन कर चुके हैं बिहार से। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी पलायन करते हैं लोग, विदेश भी जाते हैं। क्या कारण है? उसके पीछे के कारणों को हमको समझना होगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे का मजबूत मंत्र दिया था, जिसमें महात्मा गांधी ने तंत्र को मिला दिया और दोनों मिलकर स्वराज खड़ा हो गया। विनोबा भावे से लेकर जेपी तक ने स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में गांवों को पूरा अधिकार देने की वकालत की है। उसी प्रकार मौजूदा दौर में अरविंद केजरीवाल ने भी गांव में ग्राम सभा और शहरों में मोहल्ला सभा को मजबूत करने की वकालत की है। केजरीवाल ने अपनी पुस्तक स्वराज में लिखा है कि सरकारी फंड, सरकारी कर्मचारी, सरकारी नीतियां, कानून बनाने की प्रक्रिया और प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं के जरिए सीधे जनता का नियंत्रण हो। वह नियंत्रण अभी है नहीं। दिल्ली में यह कोशिश जारी है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सत्ता में आए तो इसी स्वराज मॉडल को लेकर आए हैं, जो यहाँ उल्लेखनीय है। मौजूदा लोकतंत्र की विसंगतियां हैं कि हमने आज़ादी तो ले ली, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया। इसे यूं कह सकते हैं कि केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। पहले लंदन से शासन चलता था। कहाँ चलता था? पहले लंदन से, जो ब्रिटिश ज़माने में लंदन से शासन चलता था। अब दिल्ली या राज्य की राजधानियों से शासन व्यवस्था चल रही है, जबकि होना यह चाहिए कि सत्ता के केंद्र बिंदु गांव को मजबूत करने की जरूरत थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 लोग नहीं चला सकते,
सत्ता के केंद्र बिंदु दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसी राजधानियों में है। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि मैं उसे भारत के 7 लाख गांव में बांटना चाहूँगा। हालांकि अब गांवों की संख्या बढ़ गई है, तो वो गांव में बांटना चाहते, स्वराज गांव के जरिए लाना चाहते थे। साफ जाहिर है कि जब किसी मकान का आधार मजबूत नहीं करेंगे तो चाहे जितनी मंजिल मकान बना लें, ऊपरी तल्ला हमेशा असुरक्षित रहेगा और वह भरवा कर गिर जाएगा। हमारा जो निचले मकान का तल्ला गांव है, अगर हम उसे मजबूत नहीं करेंगे तो वह जो हमारा जो लोकतंत्र है, हमेशा चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा, लोग चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार बनती रहेगी, सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। विनोबा भावे ने कहा है कि मौजूदा लोकतंत्र रेत पर टिका है, बालू जो है रेत पर टिका है। वहीं जेपी ने मौजूदा लोकतंत्र को उल्टा पिरामिड की संज्ञा दी है। उल्टा पिरामिड इसलिए उन्होंने कहा कि पिरामिड का आधार जो है नीचे होना चाहिए था और कोण ऊपर होना चाहिए था, लेकिन पिरामिड का जो आधार है वो क्या है कि उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे है और दोनों हिस्सा ऊपर है। यानी कि जो सारी शक्तियां जो है एक जगह निहित है, केंद्र के पास है या राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास है, केंद्र में प्रधानमंत्री के पास यह सत्ता है। तो विनोबा भावे ने यही बात कही थी और जेपी ने भी यही बात कही है। कहने का तात्पर्य है कि हमें लोकतंत्र के आधार स्तंभ गांव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है को मजबूत व स्वावलंबी बनाना होगा तथा सत्ता का अधिकार भी सौंपना होगा, अन्यथा गांव कमजोर होते चले जाएंगे। यही कारण है कि रोजगार की खोज में विभिन्न महानगरों, शहरों की ओर मजदूरों, कामगारों का पलायन कोरोना काल में द्रोह काल बन गया है। सारी अर्थव्यवस्था शर्मा कर रह गई है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मजदूरों का बॉम्बे से, दिल्ली से, कहाँ से पलायन हो रहा है। मजदूर असुरक्षित भाव से अपने गांव क्यों लौटना चाहते हैं? क्यों लौटना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है गांव में, अगर वो कहते हैं कि हम मरेंगे भी तो अपने गांव में मरेंगे, शहर में क्यों मरें। तो हमारी सरकारों को इस दौरान जानने की ज़रूरत है कि आखिर गांव क्यों खाली हुआ, क्यों इतना अधिक पलायन हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 81.2 करोड़ यानी कुल आबादी का 60% गरीबी रेखा से नीचे, और कोरोना महामारी के बाद यह संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ यानी 68% से भी आगे पहुंच जाने की संभावना है। यानी 10 करोड़ और गरीब होंगे। पहले ही देश जहां नोटबंदी हुई थी और जीएसटी जो लागू हुआ था, देश तो पहले ही त्राहिमाम कर रहा था। लोग, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था यूं ही चरमरा गई थी। अब तो आर्थिक रूप से अब रेंगने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रेंगने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 243 रुपया कमाने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आएंगे। ये जो वर्ल्ड बैंक है उसका आकलन है कि जो 243 रुपया प्रतिदिन कमाएगा, वो उससे जो नीचे कमाएगा वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। हमारे यहाँ बहुत और भी स्थिति है, लोग 100 रुपये में नहीं कमा पाते हैं प्रतिदिन। गांव में तो और भी बुरी हालत है। शहरों, महानगरों में कल कारखाने बंद हैं, भवन निर्माण या सड़क निर्माण भी ठप है। रोजगार के अभाव में मजदूर, कैमरा सही नहीं चल रहा है क्या? राजा आलम लिखते हैं कैमरा ठीक तो लग रहा है। शहरों, महानगरों में कल कारखाने बंद हैं, भवन निर्माण या सड़क निर्माण भी ठप है। रोजगार के अभाव में मजदूर, कामगार अपनी जड़ों यानी गांव की ओर लौट रहे हैं या लौट जाएंगे। इसी प्रकार विदेशों में काम करने वाले प्रशिक्षित इंजीनियर या कामगार भारत लौट गए हैं या लौट जाएंगे। दरअसल यह कोरोना महामारी हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने या आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान भी कर रही है। यह एक अवसर भी लेकर आया है कि हम महात्मा गांधी, तिलक, विनोबा भावे, जेपी के स्वराज की आवश्यकता को, जिसे हम भूल चुके थे, उसे
कार्यान्वित करने का भी सुनहरा अवसर है। अन्यथा हम आज भी विदेशों या बड़े उद्योगों की ओर मुंह ताकते रहे तो इतनी बड़ी आबादी को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। आज बहुत ज़रूरत है स्वावलंबन की, और वह स्वावलंबन जो है गांव से ही आएगा। तो दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार का यह स्वर्णिम अवसर है। हमारा अब नारा होना चाहिए, चलो गांव की ओर। यह बहुत अच्छा है। ये कोरोना महामारी हमें अपने प्रकृति की ओर लौटने की व्यवस्था कर रहा है कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे। तो यह अवसर है, चलो गांव की ओर। क्योंकि गांव जो है इस लोकतंत्र की सबसे पहली नींव है। इस नींव को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। अब लेते हैं, मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भरता की ओर। 70 साल हो गए, चलिए पुरानी बातों को हम नहीं लेते हैं। 70 साल में हमने सिर्फ गांव से पलायन ही झेला है। लोग विदेश जा रहे हैं, लोग दिल्ली जा रहे हैं, खाने कमाने जा रहे हैं, लेकिन हमने गांव को ऐसे शासकों की ओर छोड़ दिया जहां से सिर्फ पलायन ही पलायन होता रहा। गरीबी बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही। अब सवाल उठता है कि आत्मनिर्भरता का पैमाना क्या हो? आखिर हम आत्मनिर्भर कैसे बने? आज चीन आत्मनिर्भर है। आज कोरोना महामारी ने लगभग सभी की अर्थव्यवस्था को मटियामेट कर दिया है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अक्षुण्ण है अभी भी जो है। कारण क्या रहा? ठीक है, वो कम्युनिस्ट देश है, हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी शक्ति केंद्र को या राज्य को दे दें, बल्कि यह शक्ति पंचायती राज को दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारा जो सुझाव है, मोटा मोटा कुछ 27-28 सुझाव है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा और इसके बाद हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें आर्थिक और प्रशासनिक ताकतों को अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत करना होगा, यानी दिल्ली के हाथों से सारी शक्ति छीननी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को मजबूत करना होगा। इसके लिए गांव को आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार देकर उसे स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, जितनी भी केंद्र संपोषित जो योजना है, जैसे किसान सहायता योजना, प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना है, जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, घरेलू गैस योजना आदि की कमान पंचायतों को देनी होगी। आप कहेंगे भाई साहब वहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा बताता हूँ। चौथा पॉइंट है कि उक्त योजनाओं को राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन पंचायत द्वारा पूरी ईमानदारी तथा सेवा भावना से क्रियान्वयन कराएं तो मजदूर कामगार को फिर शहर में काम तलाशने और झुग्गी झोपड़ी या मुंबई की खोली या चाल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हमको जो प्रशासनिक व्यवस्था है पंचायतों को जो देनी होगी, उस पर हमें उन अफसरों को जो प्रखंड में हैं या जो भी हैं वो ये क्या नाम है उसे उनको चौकस करना होगा कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो। पंचायती राज व्यवस्था के जो मुखिया है, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो अथवा जो वार्ड पार्षद हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार के तो उसे जेल में डालिए। तो ये व्यवस्था जो है वहाँ के स्थानीय प्रशासन को करना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सारा पैसा जो है वो स्थानीय प्रशासन के पास चला जाता है और इससे भ्रष्टाचार की नींव पड़ती है। अभी बिहार में जाकर देखिए आप कि 7 निश्चय योजना में क्या हालत हो रही है कि वहाँ पर पैसा तो यूँ दिया जा रहा है, मुखिया और पार्षद को 10 लाख के रुपये दिए गए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो नाली पानी और जो भी सड़क है वो सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। पांचवा है कि गांव में ही वहां या आसपास की जरूरतों के मुताबिक लघु और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा छोटे मध्यम दर्जे किसानों को सॉफ्ट लोन की व्यवस्था करनी होगी। लोन की प्रक्रिया को मामूली कागजात से निपटाना होगा, बहुत लेंदी नहीं करना होगा। आज स्थिति यह है कि इतना लेंदी कर देते हैं कि बहुत मुश्किल होती है ना। इसके अलावा जो है हमें ये कोशिश करनी होगी कि वो अब जैसे बैंक से लोन लेना है,
इतने कागजी प्रक्रिया होती है। अब जैसे सिडबी से लेना हो या फिर आप मान लीजिए कि नाबार्ड से लेना हो, तो इतनी प्रक्रिया होती है कि उस लोन लेने में ही 3 डिबिया तेल जल जाता है। तो लोन की जो प्रक्रिया को बहुत मामूली कागजात से निपटाना होगा। फिर छठा है, गांव के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर मंडियां या पैक्स को सुदृढ़ करना होगा, अर्थात सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी या कंपनियां उसी जगह उत्पाद को खरीदने और परिवहन की व्यवस्था कर ले तो गांव खुशहाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सातवां है, छोटे उद्योगों से रोजगार का सृजन करना होगा, जिससे आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो आर्थिक संतुलन पैदा करेगा। दिल्ली में यही हुआ है कि यहाँ पर जो फ्रीवीज कहते हैं, फ्री में नहीं दिया गया किसी चीज़ को। दरअसल सभी लोगों को अगर महिलाओं को फ्री परिवहन की व्यवस्था हुई, डीटीसी बसें फ्री हुई या बिजली पानी फ्री हुआ, तो वो पैसा उनके पास गया और वही पैसा फिर जो है मार्केट में सर्कुलेट हुआ और फिर सरकार के पास टैक्स के रूप में गया। तो इस प्रकार जो है वहाँ आर्थिक संतुलन पैदा हुआ और क्या हुआ कि वहाँ की दिल्ली जो है में जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, आम लोगों में क्रय शक्ति बढ़ी। दूसरा ये है कि छोटे व्यापारी हैं या किसान हैं, उसके टैक्स में छूट देना होगा। हमारे पास 9वां पॉइंट है कि भारत के पास अन्न का भरपूर भंडार है। मानसून भी इस बार अच्छे होने की उम्मीद है। इस बार रबी फसल का भी रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। इस दृष्टिकोण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सलाइज करना होगा, ताकि कोई भूख से न मरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सलाइज करना होगा पीडीएस सिस्टम को। 10वां पॉइंट है कि कौशल विकास केंद्र बढ़ाने होंगे और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित भी करना होगा। साथ ही उन लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। लोन वगैरह जो देना होगा तो उसके लिए जो है कम कागज़ लेकर के और उनको रोजगार दिलवाइए, तभी जा कर के आपका स्वरोजगार या आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। आगे है कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य करना होगा, क्योंकि उद्योगों के लिए 70% कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही उपलब्ध होता है। ये देखिए बहुत सारे पॉइंट है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि हम कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं और हमारा स्वरोजगार का जो मूल जो मॉडल है वो कैसे समाज में आगे बढ़ेगा। हमें सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। दिल्ली में सौर ऊर्जा को इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या किया है कि जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है उसे 1 लाख रुपया 1 साल में मिलेगा। तो इस प्रकार किसानों की आमदनी भी वहाँ दोगुनी हो रही है। आगे है, गांव में ही महानगरों जैसी एक समान शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने होंगे। फिनलैंड में यही व्यवस्था है। फिनलैंड में क्या है, जो गांव में जैसा स्कूल, जैसा शहर में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गांव में भी उसी तरह है, वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर उसी प्रकार का है। दिल्ली में भी जो है इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है। तो दिल्ली मॉडल को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को शहरों की तरह बेहतर करना होगा। बिल्कुल सही है। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हुए हैं, तो उसके मोहल्ला के पास ही, उसी पर गांव में भी गांव के पास स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। अब स्थिति बिहार में तो अब बहुत ही बुरी हालत है, उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत बुरी हालत है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा ठीक है नहीं। लोग शहरों के जाते हैं, वहाँ भी सदर बाजार में दवा नहीं है, तो सर्जरी व्यवस्था नहीं है, कई चीज़ें हैं। ये कम से कम हमें दिल्ली मॉडल से सीख लेना होगा। आगे है कि प्रत्येक गाँव में वार्ड स्तर पर नई कार्य संस्कृति और नया बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन करना होगा। यस, ये नया बिजनेस मॉडल को हमको ऑनलाइन करना होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बढ़ाना होगा और गांव या घर से ही सप्लाई चेन को विकसित करना होगा। जस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। हमको सप्लाई चेन जो है अगर विकसित करना है तो हमें आज बहुत प्रशिक्षित युवा है जो आज गांव के लौट रहे हैं, तो सप्लाई चेन घर से ही, गांव से ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना होगा। मजदूरों के अलावा सीमांत और छोटे किसानों को भी मनरेगा में शामिल करना होगा। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही है। किसानों को आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, फूल और सब्जी उत्पादन जैसे कृषि संबंधी उद्यमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जरिए हम जो है हम स्वावलंबी बन सकते हैं। ये जो आपसे फेसबुक लाइव कर रहे हैं थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत ज़रूरी है ये बातें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेरा ख्याल है कि सभी को पहुंचना चाहिए कि हम किस प्रकार स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना होगा। यस, जब तक जो है आप जो चीज़, जहाँ गांव में जो चीज़ अधिक हो रही है, मान लीजिए मक्का का अधिक हो रहा है या पटसन हो रहा है या चावल का हो, तो वहाँ उद्योग वहाँ लगाइए।
उन गांव में लगाइए और तभी आपका स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा। फिर सामाजिक वानिकी किसानों की आय बढ़ाने का एक कारगर तरीका हो सकती है, अर्थात आय के वैकल्पिक साधनों को गांव में विकसित करना होगा। पेड़ पौधा लगाना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधा भी आज 10 साल के बाद लाखों रुपया दे जाता है। कृषकों के सशक्तिकरण के लिए नई कृषि नीति तैयार करनी होगी, साथ ही उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की जरूरत होगी। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन ऋण माफी या अनुदान तो आप दीजिए, लेकिन दीर्घकालीन दोनों उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। ऋण माफी है एक बार उपाय नहीं है। किसानों को सिर्फ आपने ऋण माफ कर दिया, ये माफ कर दिया, उसी या अनुदान दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको दीर्घकालीन उपाय करने होंगे। 23वां पॉइंट है, कृषि उत्पादों को देश के किसी भी कोने तक बिना रुकावट के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल, आपको ऐसी व्यवस्था करनी कि गांव तक जो भी उत्पाद हो वहां से परिवहन की पूरी अच्छी व्यवस्था। व्यापक फसल बीमा योजना बढ़ाई जानी चाहिए। भाई आप इसके लिए जो है, आपके पास ड्रोन है, कई चीज़ें हैं, आपके पास सैटेलाइट है, उसके जरिए जानिए कि मान लीजिए कोई फसल खराब होती है तो तुरंत उसका बीमा का पैसा मिलना चाहिए। तभी किसान जो है निश्चिंत होकर के वो फसल की खेती बाड़ी करेगा। लोग जो नए युवा पीढ़ी जो है खेती बाड़ी की ओर से विमुख हो रहे हैं, इसलिए कि चूंकि कहीं सुरक्षा नहीं है और उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। तो यह जरूरी है कि फसल बीमा को अच्छी तरह लागू करना चाहिए। 1 2 4 और पॉइंट है, बस उसके बाद हम आपके क्वेश्चनों का जवाब हम देंगे। ई मार्केटिंग को बढ़ावा देने के अलावा हर पंचायत में कोल्ड स्टोरेज और आपका वातानुकूलित वाहनों से परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि फल फूल सब्जी जो भी है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जल्दी खराब से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज तो चाहिए। साथ में ये एयर कंडीशन परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शहरों में उसे ले जाया जा सके। फिर 24 घंटे निरंतर बिना रुकावट के सस्ती बिजली और सस्ता ऋण भी मुहैया कराना होगा। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सौर ऊर्जा पर हमें डिपेंडेंसी तो बढ़ानी होगी, लेकिन 24 घंटे बिजली भी देनी पड़ेगी और वो भी सस्ती होनी चाहिए। अभी देखिए कि बहुत से प्रशिक्षित कामगार अपने गांव कस्बों में लौटे हैं या लौट रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ उठाना होगा, उन्हें ऋण देकर या उनका इस्तेमाल ट्रेनिंग में लिया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हमारा अपना मत भी है कि विदेश से भी लोग लौटे हैं, देश के विभिन्न भागों से फैक्ट्रियों में काम करते थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास है, गुजरात में काम करते थे, मुंबई में काम करते थे, तो उनके अनुभवों का हम लाभ ले सकते हैं, गांव में ही वहीं पर ले सकते हैं। और जो अंतिम है कि भारत एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जमीन है, प्रशिक्षित मैन पावर है, सस्ता श्रम है, अच्छा खासा बाजार उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पॉइंट आपको हमने जो 28 पॉइंट दिए हैं, अगर देश के प्रधान सेवक, मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री इस पर अगर विशेष रूप पर ध्यान दें, मैं नहीं कहता मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, लेकिन जो अनुभव है, किसान का बेटा हूँ और हमारे पिताजी किसानी में डॉक्टरेट भी किया है उन्होंने, तो जो उनका अनुभव है और जो मेरा अनुभव है, जो गांव में रहने का अनुभव है, कि आज गांव से लोग शहरों में क्यों पलायन कर रहे हैं, इसीलिए चूँकि उन्हें वहीं पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। हम सिर्फ मनरेगा मजदूर बना करके उनको न छोड़ें, बल्कि वहाँ एक अच्छा स्कूल भी दें, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दें, तो ये पलायन भी रुकेगा। और जो स्वराज मॉडल है, स्वराज मॉडल दरअसल आत्मनिर्भरता का मॉडल है, और यही आत्मनिर्भरता का मॉडल अगर हमने पूरे देश में लागू कर दिया तो कहीं से पलायन नहीं होगा। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम ये सारे उपाय कर लिए तो स्वराज के असली मूलभूत उद्देश्य को छू पाएंगे और कोरोना महामारी से उत्पन्न विकट आर्थिक स्थितियों से उबर पाने में सक्षम हो पाएंगे, अन्यथा सभी प्रयास बेईमानी सिद्ध होंगी। ये बहुत सारे मैंने आपको बहुत देर तक फेसबुक लाइव रखा है। अब आपके कुछ सवालों को मैं लूँगा। रीना जी लिखती हैं, बहुत बढ़िया, चलिए रीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वार सिंह देख रहे हैं, मेरा ख्याल उनको कैमरे की कोई शायद दिक्कत हो रही है। और विनोद विनीत जी हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बुनियादी, गंभीर और
आवश्यक बातें आपने बताई हैं। गवर्नमेंट शुड रियली थिंक ओवर दिस इशूज। यस, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि करना तो अंततः गवर्नमेंट को ही है। हम लोग तो जो है सलाह ही दे सकते हैं, हम कोई सरकारी नौकर तो भी नहीं है, करना सरकार को है। अंगेज सिंह जी जो हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा, बहुत मुद्दे की बात की है आपने, बहुत बढ़िया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रंजीत सिंह देख रहे हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा सद्दाम हुसैन जी हैं जो आंध्र प्रदेश में हैं, उन्होंने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि काश कि अगर यह अररिया में भी इस तरह का हो जाए। अररिया जो बिहार का सीमांचल है, जिला है, यह सद्दाम हुसैन वहीं के हैं और वो आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते हैं। उनका कहना है अगर कोल्ड स्टोरेज अगर अररिया में भी हो जाए तो फिर हम लोग क्यों आंध्र प्रदेश कमाने खाने जाएं, अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ रह सकते हैं। विजय नारायण जी ने भी बधाई दी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मोटा मोटी आपने मेरी बातों को सुना। अभी बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा हूँ आ रहा है। एक राजा आलम हैं, ये भी सीमांचल के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा है, जी आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठाया है। आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार जैसे मुद्दे बहुत अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ ये कागजों में रह जाते हैं। इसके लिए आप कुछ कोशिश करिए। देखिए, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। हम लोग क्रांतिकारी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप लोग सभी लोग सब साथ मिल जाएं तो बिहार ही नहीं, देश के सभी अन्य राज्य भी अच्छे हो सकते हैं। दिल्ली में वो हमने करके दिखाया है और कर रहे हैं, तभी अरविंद केजरीवाल जी को दूसरी बार मौका मिला है। वो स्वराज मॉडल को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं, कर रहे हैं। लोग यहाँ खुश भी हैं क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने जो व्यवस्था की है, आज कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझसे एक लोगों ने सवाल किया था कि चंद्रभूषण जी, आप भी तो जो है अररिया में काफ़ी काम किया, क्या कर लिया? आपने भी पत्रकारों के मुद्दे उठाए, क्या कर लिया? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी भी अगर सिर्फ एनजीओ चला रहे होते तो आज दिल्ली में बमुश्किल 2000, 3000, 5000 लोगों को खाना खिला सकते थे। लेकिन आज चूंकि सत्ता में है, वो सत्ता में आज हैं, उनके पास पावर है, तो आज 10 लाख से ऊपर लोगों को खाना खिला रहे हैं। और चाहे ऑटो वाले हों, ई रिक्शा वाले हों, उनको 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किया है, जो बहुत सराहनीय है। अन्य राज्यों को उनसे सबक लेना चाहिए। ये 500 रुपया और 1000 रुपया खाते में देने से क्या बनेगा? आज 500-1000 रुपये से क्या होता है? 5000 रुपया तो फिर भी अच्छा काम हुआ है वहाँ दिल्ली में। और अच्छा काम उन्होंने किया, जो बधाई के पात्र हैं वो, कि रहने होने की व्यवस्था वहाँ जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको कर दिया है, खाने की व्यवस्था भी कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या किया है कि चावल गेहूं के अलावा मसाला, छोले, जो भी और भी जो सामान है वो मुफ्त दे रहे हैं। ये कम नहीं है और अन्य राज्य सरकारों को भी इससे सबक लेनी चाहिए। हमेशा जी हैं, शिवहर के हैं, हमेशा जी उन्होंने बधाई दी है। बहुत अच्छे मुद्दे को आपने उठाया। श्रीवत्स पुरुषोत्तम बहुत कर्मठ आम आदमी पार्टी के ये सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं, और वो उन्होंने भी बधाई दी है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पद्मा सिंह जो इंदौर से हैं अब और रिटायर्ड लेक्चर हैं, प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने भी बधाई दी है। इसके अलावा अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब चूँकि कैमरे मोबाइल की बैटरी
अब डाउन होने वाली है, तो हम आपसे अब यही विदा लेंगे। अब हमारे व्हाट्सएप पर जो है आप एक दिलीप सिंह जी हैं, दिलीप सिंह जी को हम ले रहे हैं। दिलीप सिंह जी ये हैं संभवतः झारखंड बोकारो से हैं, वो भी इसे देख रहे हैं। अनिल गर्ग जी हैं, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनील झा जी हैं, अंगद तूफानी जी हैं, उन्होंने भी बधाई दी है कि इस मुद्दे को उठाकर आपने। फिर अंगद तूफानी जी अभी आपसे मैंने कहा, विजय नारायण जी हैं, इस पर कई लोग हैं जो अभी लगातार जुड़ रहे हैं। रामदास शर्मा जी हैं, वो भी देख रहे हैं। रवि प्रकाश जी भी हैं। श्रीवत्स पुरुषोत्तम जी ने फिर एक सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आज की जो प्रेस विज्ञप्ति आपने भेजी है उस मुद्दे को लोगों तक समझाइए, कौन और कैसे लोगों को सरकार अभी ला रही है, ये आम जनता को क्लियर कर दें। अब चलिए, मुद्दा तो यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन चलिए मैं आपने पूछा है तो मैं जरूर कर देता हूँ। दरअसल मैंने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि सरकार जो प्रवासी मजदूरों को जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेज रही है, दरअसल यह भ्रामक है, ये इसमें भ्रम पैदा करता है। मैं केंद्र सरकार और नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को भ्रम में मत रखिए। मैंने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये किया है कि आप उनको जो भेज रहे हैं तो उनसे पैसा क्यों वसूल रहे हैं। अब रेलवे की जो गाइडलाइन है उसमें है कि 85% केंद्र सरकार वहन करेगी और 15% राज्य सरकार या नीतीश सरकार जो है 15% देंगे। हमारा सवाल ये है कि ये जो पहले जो किराया था, मान लीजिए सूरत से लेकर के पटना अगर जाना है, आपको सूरत से पटना जाना है तो पहले मान लीजिए 500 रुपये लगता था, ठीक है, 50 रुपये आपने अभी जोड़ दिया, यानी 550 रुपये लग रहे हैं सुविधा के नाम पर, खाने पीने के नाम पर आपने जोड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो पहले 500 रुपये लगते थे अब भी 500 रुपये लग रहे हैं, फिर आपने छूट कहाँ दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि वो ट्रेन स्पेशल होगी और वो बिहार जब जाएंगी, पटना जाएंगे, तो फिर उधर से वापस लौटना होगा, उसको खाली लौटना होगा। हमने क्योंकि एक ट्रेन को भेजने में एक व्यक्ति में 5,000 रुपये खर्च आता है, तो हमने उस पर जो है 85% का छूट दिया है। अब ये तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, ये बेवकूफ़ आप बना रहे हो, एक भोली भाली जनता को बनाने का काम मत करिए। आप छूट, वो जो पहले पटना से सूरत से पटना जाने में पैसा लगता था, 500 लगता था मान लीजिए, आप उस 500 में दीजिए ना, जो पहले का जो किराया था उसमें दीजिए, आप उसमें नहीं देने जा रहे। दूसरा नीतीश जी से सवाल है कि आप, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने की गाइडलाइंस है, होम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे लिखा है कि आप उन्हीं प्रवासी मजदूरों को या कामगारों को वापस अपने यहाँ बुला सकते हैं जो किसी कारण से लॉकडाउन में फंस गए हैं, जो पहले से रह रहे हैं उनको नहीं, जो लॉकडाउन में फंस गए हैं। अब बताइए कि 20 लाख के करीब दिल्ली में 20 लाख मजदूरों कामगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है बिहार सरकार के लिए कि हमें वापस बुला लो। अब बताइए कि 20 लाख लोग क्या वापस जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। उसमें मात्र जो है 1% लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो फंस गए हैं किसी कारण से, मतलब वो पटना से दिल्ली आए थे किसी कारण से, हॉस्पिटल दिखाने के लिए कुछ भी आए थे, वो जो पहले से नहीं रह रहे थे या काम पहले से नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनको ही जाने का अवसर मिलेगा। तो आप बेवकूफ़ मत बनाइए, आप लोगों को भ्रमित मत करिए। तो नीतीश जी से आपसे ये भी आग्रह है कि बताइए कि ऐसे मजदूरों को हम नहीं ला सकते हैं, हम वहीं लोगों को ला सकते हैं। आप क्यों लोगों को भ्रम में रखें कि फॉर्म भरो और उनको लाठी खाना पड़ रहा है मजदूरों को। तो ऐसा काम मत करिए। बेचारे मजदूर तो यो भी जो है गरीब है, गरीब होना अभिशाप है, लेकिन इस गरीबी का मजाक मत बुराइए आप। और तीसरा आपसे सवाल है, बहुत सख्त सवाल है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, टिकट अगर लग रहा है कोई बात नहीं, तुम टिकट खरीद लो, हम भुगतान करेंगे। तुम जब से आओगे, जब 14 दिन का क्वारंटाइन हम करेंगे बिहार में, तो उस दौरान तुमको समायोजित कर देंगे, हम रिइंबर्समेंट कर देंगे। ये क्या मजाक बना दिया आपने, गरीबी का मजाक। आप गरीबी का मजाक बना रहे हैं नीतीश जी, गरीबी का मजाक बना रहे हैं। क्यों? अगर आप इतनी ही आपकी नीयत ठीक है, आपकी मंशा ठीक है, तो आप संबंधित राज्य सरकार को पैसा ट्रांसफर कर दीजिए।
और उन लोगों को फ्री बुलाइए अपने यहाँ, पटना फ्री बुलाइए, लोगों को सही सही जानकारी दीजिए। आप जो है गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीब आपको जब चुनाव आएगा तो अलग बात है, चुनाव की बात अभी नहीं है, लेकिन ये गरीब जो है खून का घूंट पी के रह रहा है, क्योंकि जब उसके पास पैसा ही नहीं है, उसका 100 रुपया भी नहीं है, वो कैसे पैसा किससे पैसा मांगेगा, कैसे पैसा मांगेगा, आप बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल है पुरुषोत्तम जी। तो मैं यही चाहता हूं कि भाई नीतीश जी सम्मान बाइज्जत इन मजदूरों को बुलाएं और मुफ्त में बुलाएं। भाई ये सोचने की बात है। आप अमीर लोगों को, जो लोग बाहर कुवैत में हैं या सऊदी अरबिया में है, चीन में है, जहां भी हैं, आप उनको फ्री में हवाई जहाज की यात्रा करवा रहे हैं, उनके लिए फ्री में हवाई जहाज भेज रहे हैं और देश बुला रहे हैं। अरे इस बेचारे गरीब और कामगारों को क्या दोष है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? इस पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल आप जो है ये श्रम ट्रेन नहीं चला रहे हैं, शर्म ट्रेन चला रहे हैं। शर्म, आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए, तो उसके साथ हमने जोड़ दिया है। ये श्रीवत्स पुरुषोत्तम जी हमारे पटना से थे। प्रभात नारायण शर्मा जी भी देख रहे हैं। सतीश कुमार जी भी इसको देख रहे हैं। कुमार पंकजेश जी हैं, अनिल कुमार सिंह जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, भगवत झा जी हैं, निर्मल चंद्र ईश्वर चंद्र मिश्रा जी हैं। तो इस प्रकार बहुत लंबी फहरिस्त हो रही है। अब चूंकि बहुत लंबा आपका समय नहीं लेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर जो भी प्रश्न पूछना हो आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98112714